सो वेलकम बैक योर इन थर्ड पार्ट। पहला चैप्टर है, तीसरा पार्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे ने वीडियो के पहले और दूसरे लेक्चर को देखा होगा, आई गारंटीड यू कि ये चीज़ आपको बड़ी ही यूज़फुल लगेगी। कारण ये है कि एनसीईआरटी के अंदर जो ये पहला चैप्टर दिया हुआ बड़ा डिटेल में नहीं बताने की कोशिश करी गई है। और मैं आपको बताऊं कि क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस है ना, जिस बच्चे ने डिटेल में पढ़ ली ना, वो मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि 11th क्लास की पॉलिटिकल और 12th क्लास की पॉलिटिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन 11th क्लास की पॉलिटिकल आपको वो तथ्य, वो डेट, वो टाइम बताती है जो एनसीईआरटी में मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं लिखा गया है। लिखना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब सिलेबस को अपडेट कर दिया जाता है तो और चीज़ों को भी बच्चों को अपडेट करना चाहिए, नहीं तो फिर उसे बाद में दूसरी किताबें पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई नहीं, आप डिटेल में समझना, वीडियो को कंपेयर करना, अपने एनसीईआरटी की बुक को और इस वीडियो को कंपेयर करना। मैंने चीज़ों को वहाँ से उठाने की कोशिश तो करी है, लेकिन आपको नॉलेज के साथ भरने का मेरा मेन मकसद है कि आप इन चीज़ों को भी समझें। अगर आप लोग क्या कहते हैं, नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे साथ ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं। नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारी ई पाठशाला वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और थोड़ी सी कहानी मैं आपको अलग से भी बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे कि असल में भारत का संविधान जो है किस तरीके से बना, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको बनाने की कोशिश करी गई। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 के दिन सबसे पहली हमारी मीटिंग जो थी वो हुई। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज़ाद भारत जो था वो 14 अगस्त 1947 मॉर्निंग के दिन पाकिस्तान को आज़ाद किया गया। और जस्ट 12 बज के जो 15 तारीख लग जाती है उस टाइम पीरियड पे हमें आज़ाद कराया गया। आप ये नोटिस करने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि 9 दिसंबर 1946 के दिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर उस टाइम पीरियड पे 389 सदस्यों को चुना गया था। और उस टाइम पीरियड पे ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत बनाया गया था। अब ये क्या है, एनसीईआरटी के अंदर इस बेसिक लाइन को एक्सप्लेन करने की पहले मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, भारत में जिस समय ब्रिटिशर्स का राज था तो उस समय किसी भी संविधान के तहत वो चीज़ों को नहीं बनाते थे। वो हमेशा एक्ट को लागू करते थे। और एक्ट भारत के संविधान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दो एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1942। इन तीनों एक्ट का असर हमारे भारतीय संविधान पे ज़रूर पड़ा। लेकिन जब भारत का संविधान में असेंबली बनाई जा रही थी, जो देश का संविधान बनाएंगे, उसको ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये है क्या? देखिए, जब आप फ्यूचर में यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपको लक्ष्मीकांत बुक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगेगी। वो एक बाइबल है पॉलिटिकल साइंस की। अगर आपको समय मिले एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए तो वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। ये इलेक्शन हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने लोगों को चुनना है। और लोग जो है, जैसे आज की जो पार्लियामेंट है, उस समय पे पार्लियामेंट हुआ करती थी, संसद हुआ करती थी। लेकिन संसद के अंदर जैसे आज एमपी जाया करते हैं, उस टाइम पीरियड पे एमपी नहीं जाया करते थे। एमपी नहीं, उनकी जगह पे नॉर्मल लोगों की अपॉइंटमेंट होती थी और वो 389 लोग इसके अंदर जाके बैठते थे। अभी कोई एमपी नहीं है, ये देश का संविधान बनाने वाले व्यक्ति हैं जिनको जनता ने चुनना है। अब ऐसा नहीं है कि जनता को राइट टू वोट दे दिया गया था, ऐसा भी फैक्ट नहीं है, क्योंकि इन 389 लोगों को जनता ने इनडायरेक्टली चुना। यानी कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे,
यानी कि कुछ लोग वोट डालने के अधिकार मिलते थे किसी को और किसी को नहीं मिलते थे। भारत में 1946 के टाइम पीरियड पे सिर्फ 10 से 12% लोगों को वोट डालने का अधिकार था और इनडायरेक्टली इन लोगों को ऐसे ही चुना गया था। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और भारत के संविधान को बनाने के लिए ब्रिटिश कमेटी ने एक ब्रिटिश कैबिनेट प्लान बनाया, जिसे हमने कैबिनेट मिशन के नाम से पुकारा। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कौन से एक्ट के तहत बना? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के तहत ऐसा प्रोविज़न लाया गया कि 10% आबादी के लोगों को राइट टू वोट दिया जाएगा और यही 10% जो लोग हैं ये पूरी तरीके से 389 लोगों को चुनेंगे, 389 लोगों को चुनेंगे। अब मेन मकसद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देश का संविधान बनाना है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अंग्रेज़ जो है वो भारत को आज़ाद नहीं करेंगे और इसीलिए ये मेथड को अपनाया गया। अब जब इस मेथड को अपनाया गया दोस्तों, तो आप इस चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे कि भारत के अंदर ऐसा नहीं था कि कैबिनेट मिशन को ही सबसे पहले लागू करा गया था। कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स मिशन भी आया था, 1946 से पहले आया था। लेकिन जुलाई 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन से, यानी कि ब्रिटेन की कैबिनेट से 3 लोगों को भेजा गया। एक लॉर्ड क्रिप्स थे और एक लॉरेंस पैथरिक करके कुछ एक नाम था और एक और नाम है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 3 लोगों को भेजा गया था और इन्हीं की ही रिकमेंडेशन के बिहाफ पे कैबिनेट मिशन जो था वो बनाना था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोगों को क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा, कितने लोग कहाँ से चुने जाएंगे, वोटिंग का परसेंटेज क्या होगा, कैसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अंग्रेज़ों की जगह से किन को चुना जाएगा, हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो डिस्प्यूट है उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या देशी रियासत जो राज्य रजवाड़े हैं उनके लिए कुछ सोचा जाएगा या नहीं सोचा जाएगा। एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड इन द कैबिनेट मिशन बाय द हेल्पिंग ऑफ 3 पीपल। आप देख सकते हैं इन 3 लोगों के द्वारा ही। इसीलिए ये कैबिनेट मिशन भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसका मेन मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवा के देश का संविधान पूरी तरीके से बनाना। हाल फिलहाल रिकमेंडेशन पास हुई। रिकमेंडेशन पास होने के बाद सभी ये कहा गया कि हर किसी प्रोविज़न से, प्रोविज़न बोले तो हर किसी स्टेट से और हर किसी प्रिंसली स्टेट से 10 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा और इस तरीके से पूरे भारत के अंदर 389 लोगों को चुना गया। यानी कि 10 लाख लोगों के ऊपर अगर 389 लोगों को चुना जा रहा है तो हम रैंडमली अगर देखें तो देखिए ये लगभग 10 लाख हो गया, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। और अगर हम इसको इंटू कर दें 389 से तो लगभग ये हो गई टोटल आबादी 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लगभग 38 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि लगभग 38 करोड़ की आबादी हमारे भारत देश की आज़ादी के टाइम पीरियड पे थी। तो मैं 38 का लगभग राउंड फिगर में 40 करोड़ मान के चलता हूँ। यानी कि 1951 के टाइम पीरियड पे ये हमें परसेंटेज देखने को मिलता है कि इतनी आबादी होगी। अभी दुनिया की सबसे नंबर 1 आबादी वाला देश हमारा देश हो चुका है। तो हमने पूरे भारत में से टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए, यानी कि संविधान सभा के लिए, हमने 389 लोगों को चुना। अब 389 लोगों को हमने कहाँ से चुना? जो ब्रिटिश की प्लेस थी उसमें से 296 लोगों को और जो प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राज्य रजवाड़ों की जगह थी वहाँ से 93 लोगों को चुना। और ऑफ कोर्स हमने परसेंटेज एक जैसा ही रखा, मतलब हमने कहा क्योंकि राज्य रजवाड़ों की जनसंख्या जो है थोड़े कम प्लेसेस में, अंग्रेज़ों की जो घेरी हुई ज़मीन है वो ज़्यादा जगहों पे है, तो हमने परसेंटेज वही रखा। लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर रिजर्वेशन सभी को बराबर दिया, हिंदू को, मुस्लिम को, जर्नल को, सिख को, हमने सभी को परसेंटेज बराबर दिया। दोस्तों ये वो टाइम पीरियड था, याद रखना 1946 की बात हो रही है। अभी भारत और पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुए हैं और ना ही अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये
उस समय का भारत था। जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है वो प्लेस है पूरी तरीके से किनकी, वो प्लेस है पूरी तरीके से जो अंग्रेज़ों ने कैप्चर करी हुई थी। और उसके बाद जो आपको पीली पीली दिखाई दे रही है ये वो जगह थी जहाँ पे ब्रिटिश लोग रहा करते थे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ, जो ब्रिटिश प्रोविज़न वाला प्लेस था उसमें लगभग 29 करोड़ की आबादी जो थी वो रहती थी, 29 करोड़ के लगभग रहती थी। और जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ पे लगभग 8 करोड़ जो है जनसंख्या, 8 से 10 करोड़ की जनसंख्या वो यहाँ पे रहा करती होगी। इस तरीके से हमने लोगों को चुना। अब याद रखना जो ब्रिटिश प्रोविज़न की प्लेसेस है वो कितनी हैं, वो स्टेट्स कितने हैं वो जानना ज़रूरी है। और जो 93 जहाँ से लोगों को चुना गया था वो कितनी जगह है वो आपको समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी के अंदर आपको इतना डिटेल में नहीं जानने को मिलेगा। कारण ये है कि एनसीईआरटी इतने सालों से प्रिंट हो रही है, चैप्टर्स अपडेट होते हैं, पर ये डेटा, ये चीज़ें अपडेट नहीं होती है जो होनी चाहिए। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो अंग्रेज़ों के जो 11 स्टेट्स थे, 11 स्टेट्स में से आप अगर देखें तो टोटल 11 स्टेट्स थे। 11 स्टेट्स में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो 4 में से 7 स्टेट्स में से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 11 गवर्नर प्रोविज़न से हमने 293 लोगों को चुना और 4 चीफ कमिश्नर इलाकों से चुना। चीफ कमिश्नर इलाके कौन से हैं, जैसे कि मद्रास था, बंगाल था, उसके बाद दिल्ली था एंड मुंबई था। यहाँ से 4 लोगों को चुना गया और बाकी 11 जगहों से हमने 292 लोगों को, ये टोटल कितने लोग हैं, 296 हो गए टोटल। और 296 अगर हम देखें तो 296 और प्लस 93 तो ये हो गया लगभग 98 और ये 389, तो ये टोटल सदस्य ये हो गए। तो इस तरीके से टोटल सदस्य ये हो गए। मेथड क्या था चुनने का, मेथड था हमारा सिंगल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये है क्या, अनुपातित प्रतिनिधित्व और सिंगल एकल हस्तांतरण वोटर सिस्टम। ज़्यादा डीपली मत जाइएगा, तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में डीप में समझेंगे हम लोग। इसलिए मैं बस ये बता रहा हूँ कि 389 लोगों को किस तरीके से चुना गया था और कहाँ कहाँ से चुना गया था। बस आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि ये पूरी तरीके से कहाँ चुना जा रहा है, ये पूरी तरीके से उन जगहों से चुना जा रहा है जहाँ पे अंग्रेजी सरकार और प्रिंसली स्टेट दोनों थे। अब फाइनली 9 दिसंबर 1946 के दिन सभी लोगों की बैठक होती है। ये वो दिन था यादगार जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के अंदर टेम्परेरी मेंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 के दिन टेम्परेरी बनाया गया। याद रखना, टेम्परेरी बनाया गया। दैन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 के दिन यहाँ पे इनको परमानेंट बनाया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है। पूरे चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है आप यही सीखने वाले हैं। एंड देन फाइनली क्या हुआ, अब ये बात हो रही है 9 दिसंबर 1946 के दिन, उसके बाद दिसंबर आया, फिर जनवरी आई, जनवरी के बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून जब आता है तो 3 जून 1947 के दिन जजमेंट डे होता है। और फाइनली मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को ये लगने लग जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है ये तो पूरी तरीके से कांग्रेस की है, ये तो सिर्फ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है, तो हम इसके सदस्य नहीं हैं। इस हिसाब से फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, आप ये देख सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389 लोगों की बनी थी भारत के संविधान को बनाने के लिए, वो फाइनली 3 जून 1947 के दिन टूट जाती है। और टूटने के बाद अब इसके अंदर स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट ये हो जाता है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि फाइनली अब उसमें से 299 लोग ही बचे। और यही 299 जो लोग थे, यही 299 लोग जो थे उन्होंने भारत देश का संविधान बनाने की शुरुआत कर दी। और फाइनली इन लोगों ने जो देश का संविधान बनाया वो 26 नवंबर 1949 के दिन कंप्लीट कर दिया और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया। ये आपने वीडियो के पहले पार्ट में भी देखा था। तो यानी कि लास्ट अगर हम देखें तो 299 लोग बचे रह गए थे
और लास्ट जब 25 जनवरी के दिन, 26 जनवरी को इसको लागू करना था, 25 जनवरी के दिन जब बैठक हुई थी तो 284 सदस्य ने इस संविधान सभा के ऊपर साइन किया था और साइन करके फाइनली इस पूरे भारत देश का संविधान जो है पास कर दिया गया था। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई, वो मिसिंग थी 13 तारीख की डेट। 13 तारीख की डेट क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 9 दिसंबर 1946 के दिन बैठक हुई पहली, 11 दिसंबर 1946 के दिन हमने परमानेंट मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर बना दिया, और 13 दिसंबर 1946 के दिन हमने भारत के सामने एक प्रियम्बल रखा सभी लोगों के सामने। इस समय पाकिस्तान हमारे साथ था, वो अलग नहीं हुआ था। और प्रियम्बल आप कह सकते हैं मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन बनता है, स्पेशल क्वेश्चन बनता है, और फ्यूचर में तो आपको पूरा का पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। हालांकि ये एक नॉर्मल मैंने लिखा हुआ है कि जब ये प्रियम्बल पढ़ा जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये सेशन में पेश किया गया था, और ये कहा गया था कि आने वाला संविधान जो है कैसा होगा। तो पूरा भारत हमारा होगा, जो हमारे साथ आना चाहता है आ जाए, लोकतंत्र सभी के लिए, भलाई सभी के लिए, समानता सभी के लिए, लोकतंत्र एकता सभी के लिए, भाईचारा सभी के लिए, ये सब बातें हुई थी। और फाइनली जब हमने अपने भारत देश का संविधान को लागू करना था तो हमने 26 जनवरी 1947 से पहले इसको अपना भी लिया था। हालांकि इसके बिहाफ पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जब डीपली आप पढ़ेंगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अंतर करती हैं उसमें। लेकिन 22 जुलाई 1947 के दिन आज़ादी से पहले हमने तिरंगा अपनाया, और उसके बाद हमने जनगण मन 24 जनवरी 1950 में अपनाया, और 25 जनवरी के दिन 284 लोगों ने साइन करा, और 26 जनवरी के दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि आप बताइए उद्देश्य प्रस्तावना है क्या, उद्देश्य प्रस्तावना की विशेषता क्या है, उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश करी, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों फाइनली संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 के दिन पूरा होकर 26 जनवरी 1950 में से लागू कर दिया जाता है। अब ये वो दौर था जिस समय पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था और 299 लोगों ने भारत का संविधान बनाया, लेकिन उसमें से बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी। उन कमेटियों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी दोस्तों? थोड़ा सा टाइमलाइन आपने पता होना चाहिए ताकि किसी को आप बता सके। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुए थे, तो उसी दिन 29 अगस्त 1947 के दिन हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोगों ने बना दी थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन मकसद क्या है? इस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन मकसद यही है कि भारत देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई थी, एंड इन्हीं को ही हम लोग कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन्होंने पूरी तरीके से भारत के अंदर सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करा और पूरी तरीके से संविधान सभा के अंदर इसको पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करी। अब ये सवाल आता है कि संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा के सामने बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। अड़चनें क्या क्या थी? अड़चनें ये थी कि जो भी संविधान सभा बात कर रही थी वो ये बात कर रही थी कि इंडिया को केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट अपनानी चाहिए, या इंडिया में राज्य और सेंट्रल का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए। दूसरा, इंडिया को किस तरीके से जुडिशल सिस्टम जो है वो अपनाना चाहिए। इंडिया को किस तरीके से प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिया के अंदर किस तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। इसी के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ कि डिस्कशन डिबेट होती रहती थी। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब 389 लोगों को जब चुना गया था तो हमने क्या कहा? हमने हिंदू, मुस्लिम, जर्नल, सिख, ईसाई सबको रिजर्वेशन दिया था। तो संविधान सभा के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 28 सदस्य जो थे वो ऑफकोर्स अनुसूचित जनजाति से थे, 28 सदस्य। और ऐसा कहा जाता है कि 389 सदस्य जो थे उसमें से 82% कांग्रेस के थे। तो बहुत सारे नेताओं का तो ये कहना था कि ये जो सभा है ये मुस्लिम लीग की सभा नहीं है, ये तो संविधान जो है ये तो कांग्रेस की पूरी तरीके से कमेटी बन गई।
तो थोड़ा सा कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर और ऑफ कोर्स उस समय नेहरू जी के ऊपर उनकी विचारधाराओं पे बड़ा ही क्या कहते हैं तंज कसा जा रहा था। लेकिन कोई नहीं, हमारा भारत देश महान है और ऑफ कोर्स हमने बड़ी ही सोच समझ के ये कहा कि बाकी सारी चीज़ों को बड़ा डिस्कशन करके सोच समझ के बनाएंगे, लेकिन हम लोग सभी को यूनिवर्सल सैफरेज ज़रूर देंगे। मतलब किसी के साथ भी जाति भेदभाव, एज, उम्र, एजुकेशन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। सभी को पूरी तरीके से क्या होगा, राइट टू वोट मिलेगा। हमारे भारत देश का संविधान जब बन रहा था तो ज़्यादातर डॉक्टर BR अम्बेडकर, नेहरू जी और उसके बाद पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इनको 8 कमेटियों का हेड बनाया गया था। NCERT में बड़ा डीपली दिया हुआ है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये कमेटियों का नाम मैंने अलग से लिखा हुआ है। ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, रोल ऑफ प्रोसीजनल कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, बहुत सारी कमेटियाँ हैं जो आपने पढ़नी है। अब ये बहुत लंबा समय है जो आपने पढ़ना है, देखना है, समझना है। बाकी और कुछ इसके अंदर खास था नहीं, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं जो आप पढ़ते रहेंगे। बस हमें ये जानना है कि इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या है। देखो, भारत की आज़ादी बड़े लंबे समय से बड़ी कीमती से मिली, इसीलिए हमें विरासत में बराबरी, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र ऐसी चीज़ों को हमने बड़ा फोकस करके बनाया और हमने बड़ा समय लिया। इसलिए हमने हर चीज़ को बहुत सोच समझ के बनाया। हमने सभी चीज़ों को डिवाइड करा, सभी की भलाई के बारे में सोचा, सभी के इंस्टीट्यूशन को अलग अलग पावर दी ताकि दूसरों को एक दूसरे से क्लैश ना हो। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।